नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, तो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में बोहर्स मॉडल के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि किस तरीके से बोहर ने हमारे सामने एक एटम का मॉडल रखा था। ठीक है, तो बोहर के अनुसार क्या था कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट में मूव करते हैं और उन स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट में उन इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, कुछ स्पेशली डिफाइन एनर्जी होती है। ठीक है, तो आज हम उसी बोहर्स मॉडल का एक एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे जो क्या है हमारे पास एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, या फिर सिंपल शब्दों में बोल रहे हैं कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है ये निकालने की कोशिश करेंगे। किसकी हेल्प से? बोहर्स मॉडल की हेल्प से। ठीक है, यहां पर एक और टर्म लिखा है हमने, क्या? हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन क्या होता है? एक एटम होता है जिसमें एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम क्या हुए? ऐसे आयन जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, एक हीलियम का आयन ले लूँ, हीलियम 1 पॉजिटिव, या मैं क्या ले लूँ, एक लिथियम का आयन ले लूँ, Li2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम है। क्यों? क्योंकि हीलियम में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। लिथियम में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? बाहर निकल गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए हमारे पास? हाइड्रोजन लाइक एटम हो गई। ठीक है, तो आज हम इन्हीं एटम के लिए इनकी एनर्जी कितनी होगी ये निकालने की कोशिश करेंगे और हेल्प किसकी लेंगे? बोहर्स मॉडल की। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया है इससे पिछले वाले लेक्चर में। तो जैसे कि बोहर मॉडल ने हमको कहा कि जो हमारे पास एटम होता है वो शेप में स्फेरिकल होता है और एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कुछ स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट में क्या करते हैं? मूव करते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये कि एक ऑर्बिट है, एक स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट है और इसके सेंटर में क्या है? एक न्यूक्लियस है। अब मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस एक जनरल केस अज्यूम कर लिया क्योंकि हम हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही बात कर रहे हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर एक न्यूक्लियस है जिस पर कितना चार्ज है? Ze चार्ज है। और Z क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है और यहाँ पर E क्या है? एक प्रोटॉन पर चार्ज है। और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अब हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन का एटम है तो इसमें सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है और इसका मास मैंने अज्यूम कर लिया कितना है? स्मॉल m है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और मैंने अज्यूम कर लिया कि जो यहाँ पर स्पेशली डिफाइन या ऑर्बिट है इसकी रेडियस मैंने कितनी अज्यूम कर ली है? r अज्यूम कर ली है। रेडियस कितनी अज्यूम कर ली है? r। और ये इस रेडियस में ये इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी v से क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है। ठीक है, इतना हमने क्या कर लिया है? यहाँ पर अजम्पशन कर लिया। ठीक, नाउ अब यहाँ पर ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच क्या लगेगा? कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स कितना होगा? हम सब जानते हैं वो फोर्स कितना होगा हमारे पास? दिस फोर्स Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, किसके कितना होगा? Fe इज इक्वल टू, हमने सबने पढ़ा है, Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर Q1 कितना है? चार्ज इन न्यूक्लियस। Q2 कितना है? चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज इन इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? E होता है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा Q1 Q2, यानी क्या आ जाएगा? Ze इंटू E डिवाइडेड बाई कितना आ गया हमारे पास? R स्क्वायर। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा अगर फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? ये Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको, इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर लगने वाला इन दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के भी लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, जैसा कि हमको किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगने वाला कूलम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स Fe है वो किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। यानी इसका मतलब जो ये Fe है यहाँ पर ये किसके बराबर होगा? Fc के बराबर होगा। Fc मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम जानते हैं कि अगर हमारा Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर इसकी वेलोसिटी v है इस इलेक्ट्रॉन की और इसका मास m है और ये एक ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है जिसकी रेडियस r है, तब यहाँ पर जो ये Fc होता है वो किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के बराबर होता है। हम इसको जानते हैं, आंसर है हाँ।
ओके, नाउ इतना आ गया। नाउ यहाँ पर एफ ई की जो क्या पुट कर सकते हैं हम, इस इक्वेशन 1 को पुट कर सकते हैं, आंसर है यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, इस एफ ई की जगह लिखा जा रहा है, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर लिख सकते हैं, आंसर है हाँ लिख सकते हैं। तो इस आर से ये आर क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें रेडियस निकाल सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से रेडियस को फर्दर सॉल्व करने में मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से 1/r सॉरी 1/r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में, एंड ये मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा इधर पे हमारे पास एम वी स्क्वायर, एंड डिवाइड में कितना आ गया, ये जेड ई स्क्वायर, डिवाइड में कितना आ गया, जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो क्या निकल गया मेरा 1/r इतना निकल गया, ठीक है। इसको मैं कुछ इक्वेशन क्या बोल दूं, ये इक्वेशन 1 है तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, इक्वेशन 2 बोल दूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कल हमने बोहर, जब हमने मॉडल पढ़ा तब बोहर का एक रूल था, वो क्या था, बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। और बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग अगर ये इलेक्ट्रॉन इस स्पेशली डिफाइन ऑर्बिट में मूव करेगा, या फिर एक ऐसे ऑर्बिट में मूव करेगा जिसकी रेडियस स्पेशली डिफाइन है, तब इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या हो जाता है, क्वांटाइज हो जाता है। और अगर ये इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी m वेलोसिटी v है, इसका मास m है और इसकी रेडियस r है, तब इसका जो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होगा किसके बराबर होगा, mvr के बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जिसकी रेडियस r है वो कितना होगा, mvr के बराबर होगा। और हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, फ्रॉम बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल वी नो mvr यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2 पाई, वेयर n क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5। ओके, नाउ हमको इतना पता है। नाउ अगर अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, r निकाल सकता हूँ, r की वैल्यू निकाल सकता हूँ, r की वैल्यू, आंसर है हाँ निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से मेरे पास r इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इक्वल टू आ जाएगा, ये वैल्यू ये यहाँ कहाँ है, यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये NH डिवाइडेड बाई 2 पाई mv, इतना आ गया। नाउ अब इस r की वैल्यू को यहाँ से उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर दो, क्या कर दो, सिंपल इस r की वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन 2 में पुट कर दो। देखो क्या देखने को मिलेगा, यानी 1/r है तो 1/r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई mv अपॉन NH आ जाएगा, ठीक है। तो 1/r की जो क्या पुट कर दिया हमने यहाँ पर। नाउ इन इक्वेशन 2, कहाँ पर, इन इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 में इस r की वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 2 पाई mv एंड डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास NH, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर एंड डिवाइड में कितना आ गया, जेड ई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, आंसर यहाँ हो रहे हैं, देखो इस v से ये v क्या हो सॉरी इस v से ये भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, ठीक है। इस m से ये वाला m भी क्या हो गया है हमारे पास यहाँ पर, कैंसिल आउट हो गया है। कुछ और कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ गया, इसको फर्दर मैं अगर सॉल्व करूँगा तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, 2 पाई डिवाइडेड बाई NH, 2 पाई डिवाइडेड बाई NH इज इक्वल टू, अब इधर देखिए क्या है हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है हमारे पास v है, एंड डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास, z इंटू ई स्क्वायर आ गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई ना। अब मैं यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो तो यहाँ से मेरे पास v वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कितना, 2 पाई, ओके पाई से पाई भी कैंसिल करेंगे, पाई से पाई भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो पाई नहीं लिखें, पाई लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो नहीं लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो ये 2z ई स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2z ई स्क्वायर, एंड ये इधर ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट NH, इतना आ गया। ये क्या निकल के आ गया मेरा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी।
ये इसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए हम निकाल सकते हैं, जेड की जगह 1 पुट कर दिया, ई की वैल्यू पता होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है और एच की वैल्यू पता होती है। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, मेरे पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। खैर आप उसको निकाल लीजिए आराम से। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इस वी की वैल्यू को यहाँ से उठाकर इस इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2 में नहीं, कहाँ, इस v की वैल्यू को इधर से उठाओ, हाँ कहाँ, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। इस इक्वेशन में v की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करने पर हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/r इक्वल टू, तो इसको r इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये इधर इसको मिटा दूँ, ये तो 1/r है, हमें चाहिए क्या, r चाहिए, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जेड ई स्क्वायर एंड डिवाइड में कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, इतना ही रहा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, इतना ही रहा। ये इक्वेशन 2 की बात हो रही है, ठीक है। ये 1/r दिया है, मैंने यहाँ r लिख दिया, यानी ये क्या हो जाएगा, पूरा पलट जाएगा। तो जेड ई स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m। अब वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो जो यहाँ पर मैंने भी निकाली है, तो क्या है देखो, इसको पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 2 जेड ई स्क्वायर एंड डिवाइड में कितना है हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट एन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर कौन सा वाला आया, ये वाला, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो अब आर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल यहाँ पर आर निकल के आ जाएगा, ठीक। तो आर इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से तो ये ऐसे रहा, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m, ठीक है। अब ये नीचे है तो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 4 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, 4 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा, देखो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, इधर पे 4 हो गया है, एंड इन मल्टीप्लाई में कितना आ गया हमारे पास, इधर पे जेड स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर ये ई की पावर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई, कैलकुलेशन समझ में आया, ओके। नाउ अब देखो, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कैंसिल हो रही है, इस जेड से ये स्क्वायर एक बार कैंसिल हो गया, ओके हो गया। नाउ अब यहाँ पर ये क्या है 4 एप्सिलॉन नॉट, ये 4 एप्सिलॉन नॉट एक बार क्या हो गया है, कैंसिल होगा, इधर ये पाई बचा हुआ है, ठीक है, पाई बचा हुआ है, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो अब आर इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, देखो ये ई स्क्वायर है, ये कितने बार कैंसिल हो गया, 2 बार कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ऊपर, अब क्या बचा 4 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास यहाँ पर एन स्क्वायर एंड डिवाइड में कितना आ गया, देखो डिवाइड में आ गया ये यहाँ पर कितना है, ये 4 ये पाई 4 पाई m एंड ये जेड ई स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या बच गया जेड बच। देखो इस 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर r के लिए फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये r इक्वल टू कितना हो जा रहा है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई कितना आ गया हमारे पास पाई m इंटू ई स्क्वायर, ओके इतना आया। ये कांस्टेंट है पूरा टर्म और अंदर कितना बच जाएगा हमारे पास n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड बच गया, ठीक है। तो ये क्या निकल गई हमारे पास रेडियस ऑफ दिस स्पेशली डिफाइंड ऑर्बिट निकल गया। अब ये पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन स्क्वायर अपॉन जेड के है। जो आर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर अपॉन जेड के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो किसके लिए हो गया, किसी भी एक ऐसे एटम के लिए जिस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ पर फॉर हाइड्रोजन एटम देखूँ, किसके लिए देखूँ, फॉर एच एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर यहाँ पर मैं फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम यहाँ से आर इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, जेड की जगह 1 पुट करोगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया हमारे पास पाई m ई स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में n स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, R निकल के आ गया किसके लिए, फॉर H। ये किसके निकल के आ गया, फॉर हाइड्रोजन एटम, ओके।
ये किसके निकल गया, फॉर हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ फॉर हाइड्रोजन एटम जो आर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब ये क्या है, एन है, एन क्या है यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है, एन क्या है इंटीजर है, तो एन की वैल्यू क्या करेगी 1 2 3 4 ये होंगी, ठीक है। वेयर एन इक्वल टू क्या है, एनी इंटीजर है तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जब यहाँ पर एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब हम उस ऑर्बिट को क्या नाम देंगे उसे देखते हैं, ठीक है। नाउ अब कहाँ लिखें, ये तो पूरा भर गया, इधर लिख देते हैं, ठीक है, कहाँ पर, इधर। नाउ अब इसमें इधर देखते हैं, ठीक है, इस वाले में देखते हैं किसके लिए, फॉर एन इज इक्वल टू 1, फॉर एन इक्वल टू 1 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो फॉर एन इक्वल टू 1 आर इक्वल टू एन की जगह 1 पुट करोगे तो ये पूरा सिर्फ ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, ये टर्म बचेगा, क्या टर्म है ये, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई, ये बचा। देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ये क्या है h प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.62 × 10⁻34, ये क्या है पाई की वैल्यू 22/7, और ये क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.1 × 10⁻31, और ये क्या है चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19। और जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे, इन वैल्यू को यहाँ पुट करोगे और पुट करने के बाद सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकल के आता है कितना 53 पिकोमीटर, क्या निकल के आता है 53 पिकोमीटर, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ क्या 53 × 10⁻12 मीटर, यानी जो रेडियस है किसकी, जब n इक्वल टू 1 जब हम पुट करेंगे तब इस ऑर्बिट जो स्पेशली डिफाइंड ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी निकल के आती है 53 × 10⁻12 मीटर, या फिर 53 पिकोमीटर निकल के आती है। और ये रेडियस जब हम यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखने पर जो यहाँ पर रेडियस निकल के आई, इस रेडियस को हम एक और नाम बोलते हैं, वो है वो नाम है क्या, बोहर्स रेडियस। तो ये आर फॉर एन इक्वल टू 1 जो यहाँ पर रेडियस आर इक्वल टू निकल के आई कितनी हमारे पास 53 पिकोमीटर, इसको हम सिंबॉलिकली ए नॉट से दिखाते हैं, ठीक है, और इसका नाम क्या बोलते हैं हम, बोहर्स रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोहर्स रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेडियस होगी या फिर इस रेडियस का जो ऑर्बिट होगा वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होगा, क्योंकि ये किसको रखने पर आ रहा है, n इक्वल टू 1 रखने पर आ रहा है, किसको रखने पर आ रहा है, n इक्वल टू 1 रखने पर आ रहा है। इसका मतलब n इक्वल टू 1 वाला जो ऑर्बिट होगा वो इस न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होगा। इसके बाद जो ऑर्बिट आएगा वो कौन सा वाला होगा, n इक्वल टू 2 वाला होगा, और उसके बाद जो नया ऑर्बिट आएगा या तीसरा ऑर्बिट आएगा वो कौन सा वाला होगा, n इक्वल टू 3 वाला होगा। और n इक्वल टू 1 के लिए जो ऑर्बिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, या फिर उस ऑर्बिट की रेडियस को क्या बोलते हैं, हम बोहर्स रेडियस बोलते हैं। और वो अप्रॉक्स कितने निकल के आती है 53 पिकोमीटर, या फिर 53 × 10⁻12 मीटर निकल के आती है, ठीक है। तो ये तो क्या होगी, हमारी रेडियस होगी, किसके लिए, इस हाइड्रोजन एटम के लिए। अब डिस्कस करते हैं किसके बाद, इस हाइड्रोजन एटम की एनर्जी की डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें ये डेटा चाहिए होंगे, रेडियस चाहिए होगी और वेलोसिटी चाहिए होगी, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए हमको, वेलोसिटी, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या चाहिए हमको, रेडियस। तो ये दोनों हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे, और हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए नाउ अब बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के एनर्जी की, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के एनर्जी की, ठीक है। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेशली डिफाइंड ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं जिसकी रेडियस r है, और हमने उसको इस तरीके से डिफाइन किया। और यहाँ पर सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें चार्ज कितना है Ze है, और इसकी रेडियस r है इस ऑर्बिट की। Z क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन इस स्पेशली डिफाइंड ऑर्बिट में क्या कर रहा है, कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और इसका मास कितना अज्यूम किया था हमने, m अज्यूम किया था, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमने इस तरीके से डिफाइन किया, और इसकी रेडियस को हमने, इस ऑर्बिट की रेडियस को हमने इस तरीके से डिफाइन किया। नाउ अब इसमें ये मूव भी कर रहा है, और इसके पास इस न्यूक्लियस की रिस्पेक्ट में एक पोजीशन भी है, यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, या काइनेटिक ड्यू टू वेलोसिटी या फिर स्पीड, और इसके पास दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसकी कुछ क्या है पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में, इस न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में। तो इसके पास दो एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पूरे एटम की जो
नेट एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, नेट एनर्जी ई इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 अपॉन, ये हमने पढ़ा हुआ है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। तो यहाँ पर Q1 कितना है हमारे पास ZE और Q2 कितना है हमारे पास E एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास R आ जाएगा, ठीक। नाउ अब यहाँ पर V और R की वैल्यू पुट कर देंगे हम, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, नेट एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी ऑफ एटम निकल के आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब देखो ये क्या है हमारे पास 1/2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V स्क्वायर। V की वैल्यू वो उधर हमने लिखी हुई है, कितनी है हमारे पास, यहाँ पर मैं ये 2 को इस 4 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, आंसर यहाँ कर सकता हूँ, ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखिए उधर से ये कितना है हमारे पास ZE स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट NH, कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट NH है, और इस पूरे का क्या है हमारे पास होल स्क्वायर है, और माइनस माइनस बाहर आया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये क्या बचा हमारे पास इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ गया है यहाँ ऊपर ZE स्क्वायर एंड डिवाइड में R की वैल्यू उधर लिखी है हमने, कितनी लिखी है पढ़िए, क्या है एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई कितना है पाई M/E स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास N स्क्वायर अपॉन Z, ये चीज़ है। ओके, कुछ टर्म छोटा तो नहीं, N पाई एप्सिलॉन नॉट पाई M/E स्क्वायर, ओके सही हो गया। अब इसको थोड़ा बहुत हमको सॉल्व कर देंगे या फिर इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से E इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1/2m, ये E का Z का स्क्वायर Z स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में E स्क्वायर का होल स्क्वायर E की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया, देखो ये कितना आ गया इधर 4 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ये N का होल स्क्वायर एंड दिस वन H का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली माइनस, ओके नाउ ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं इधर से, देखो इस पाई से ये वाला पाई क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास सिंपल, अब देखो ये क्या बचा, ऊपर क्या आ जाएगा M/E स्क्वायर, क्या आएगा M/E स्क्वायर आया, M/E स्क्वायर, और ये E स्क्वायर E की पावर कितना हो गया 4 हो गया, ये M/E की पावर 4 M/E की पावर 4 इंटू Z स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया M/E की पावर 4 Z स्क्वायर एंड डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास इधर 4 कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू N स्क्वायर H स्क्वायर इंटू N स्क्वायर H स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। ओके नाउ इतनी बात समझ में आई ना, ये क्या हुआ, अब यहाँ पर ये 1 कितना आ गया 8 आ गया एंड मल्टीप्लाई में इधर क्या आ गया MZ स्क्वायर E की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ये N स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या आ गया ये H स्क्वायर एंड दिस वन हियर माइनस कितना आ गया हमारे पास M/E की पावर 4 Z स्क्वायर एंड डिवाइड में, ठीक है 4 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू N स्क्वायर इंटू H स्क्वायर। देखो दोनों ओर से ये वाले टर्म कांस्टेंट है, जो ये ABCD जैसी लिखी है वो सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ से MZ स्क्वायर ये E की पावर कितना है 4 एंड डिवाइड में कितना है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर, ये सब कॉमन है और अंदर कितना बच गया देखो ये 1/8 माइनस का 1/4 बच गया। ओके 1/8 माइनस का 1/4, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जा रहा है हमारे पास माइनस, इसको माइनस करोगे तो 1/8 आएगा, 1/8 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/8 माइनस का 1/8 आएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा देखो माइनस का MZ स्क्वायर E की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर ये N स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, ये क्या निकल के आ गई हमारे पास इधर पे, ये क्या निकल के आ गई टोटल एनर्जी ऑफ एटम,
क्या निकल के आ गई, टोटल एनर्जी ऑफ एटम। देखो ये m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, h स्क्वायर कांस्टेंट, इन सबको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अच्छा दिखे इसके लिए। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा m माइनस का m e की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। ठीक है, इतना ये टर्म एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, कितना आ जाएगा z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब ये यहाँ पर नेगेटिव साइन एलो, ओके, यहाँ पर नेगेटिव साइन। अब ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट एंड प्लैंक कांस्टेंट, सबके सब क्या है, कांस्टेंट है, इन सब की वैल्यू भी हम जानते हैं। ठीक, तो अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो एनर्जी ऑफ एटम है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर के। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नाउ अब फॉर हाइड्रोजन एटम देखें तो अगर हम क्या देखें, अगर हम फॉर एच एटम किसके लिए देखें, अगर हम फॉर हाइड्रोजन के लिए देखें तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास जेड इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, यानी जेड इन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन में, 1 होता है। तो यहाँ पर जेड की जगह 1 पुट कर दो तो यहाँ से ई इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास क्या, माइनस का m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, एंड ये क्या आ गया, 1 अपॉन एन स्क्वायर आ गया। ठीक है, नाउ अब देखो ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। अगर इन सब की वैल्यू आप पुट करोगे, हमको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर माइनस 12, एंड ये क्या है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, हम सब जानते हैं 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है कितनी, ये वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है माइनस साइन ये रहेगा 13.6 किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कितनी निकल के आती है 13.6 एंड डिवाइड में ये एन स्क्वायर यहाँ पर रहेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी निकल के आती है। किसके लिए है ये, हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए है ये, हाइड्रोजन एटम के लिए है। नाउ अगर हम यहाँ पर n की जगह 1 पुट करें, n की जगह 1 पुट करने का मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पर a नॉट के लिए, a नॉट यानी मतलब कौन सी रेडियस, बोहर रेडियस। जब हमने रेडियस की बात की थी थोड़ी देर पहले, तब जब हमने n इक्वल टू 1 पुट किया था तब कौन सी रेडियस आई थी, बोहर रेडियस आई थी, और जिसकी वैल्यू 53 पिकोमीटर के आसपास निकल के आई थी या फिर उतनी होती है हमने बोला था। तो जब हम यहाँ पर कितना पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1, तो यहाँ से E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपल माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी वो ऑर्बिट या फिर वो ऑर्बिट जो कहाँ है, जिसके लिए n इक्वल टू 1 है, और वो ऑर्बिट जिसके लिए n इक्वल टू 1 है वो कहाँ है, न्यूक्लियस के सबसे पास है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, एनर्जी होती है। जब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जब जो कहाँ है, इस न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है, यानी कि रेडियस किसके बराबर है, बोहर रेडियस के बराबर है। उस टाइम पर उसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। अगर मैं यहाँ पर इसको डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं डायग्राम भी बना सकता हूँ। तो देखो कैसे कर देंगे हम, यहाँ पर बड़ा सिंपल है करना। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, और ये क्या है हमारे पास इधर पे फर्स्ट ऑर्बिट है। ये कौन सा ऑर्बिट है, n इक्वल टू 1 वाला ऑर्बिट है। ठीक है, और इसके लिए रेडियस कितनी है, a नॉट के बराबर है। a नॉट यानी कौन सी रेडियस होगी, बोहर रेडियस है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, n इक्वल टू 1 वाला है, और इसके लिए एनर्जी कितनी है, 13.6 है। इसकी एनर्जी कितनी है हमारे पास, कितनी है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर n की जगह 2 रखूँगा तो यहाँ पर क्या है, निकल के आ जाएगी मेरे पास एक दूसरा ऑर्बिट निकल के आ जाएगा, जिसकी रेडियस कितनी होगी, एस, यहाँ पर वहाँ पर रेडियस कितनी होगी, n की जगह कितना पुट कर देंगे हम इधर पे 2 पुट कर देंगे, उतनी क्या होगी उसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो ऑर्बिट हो जाएगा, और जिसकी रेडियस कितनी होगी, R2 कह सकते हैं हम इसको, इसकी रेडियस कितनी है, R2 है, और इसकी एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। यानी n की जो क्या पुट कर देंगे हम, 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये किसके लिए है हमारे पास, n इक्वल टू 2 के लिए, तो n की जगह कितना 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3.6
4 को 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली n इक्वल टू 3 के लिए कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर किसके ले लूँ, n इक्वल टू 3 के ले लूँ, कौन सा ऑर्बिट, n इक्वल टू 3 वाला ऑर्बिट लूँ, तो उसके लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी हमारे पास माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर यानी 9 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली किसके लिए लेंगे हम, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू एंड सो ऑन, ठीक है। और n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए, किसके लिए, फॉर n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए, किसके लिए, अगर ये n इक्वल टू कितना है हमारे पास, इधर n इक्वल टू कितना है, ये इन्फिनिटी वाला अगर ये ऑर्बिट है, तो इसके लिए हमारे पास E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारे फर्स्ट जो यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिट है जिसकी ये एनर्जी है कितनी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस ऑर्बिट को हम बोलते हैं क्या, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, या फिर इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और इस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम, बोहर ऑर्बिट, या फिर इस ऑर्बिट की रेडियस को क्या बोलते हैं हम, बोहर रेडियस, ठीक है। और जो n इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी है उसे हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो n इक्वल टू 1 के लिए जो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। और n इक्वल टू 2 के लिए जो हमारे पास एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी। और n इक्वल टू 3 के लिए जो हमारे पास ऑर्बिट एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, ऐसे हम आगे को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारे पास, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है ये हमें याद भी होना चाहिए, कितनी होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। नाउ अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाता है या फिर इस सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, तब वो क्या करता है, तब उसका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। और वहाँ से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इन्हीं एनर्जी स्टेट की हेल्प से, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि किसी भी एटम की या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम की या हाइड्रोजन एटम की रेडियस क्या होती है और उसकी एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।